टॉम जंगल में खड़ी अपनी ट्रक के अंदर जागता है। वह अपनी बेटी मीरा के साथ कैंपिंग ट्रिप पर आया है। लड़की अभी भी उसके बगल में छोटे से बिस्तर पर शांति से सो रही है। बाहर बारिश होने लगती है और टॉम छत पर बारिश की बूंदों की हल्की लयबद्ध आवाज सुनकर फिर से सो जाता है। जब वह दोबारा आंखें खोलता है तो वह घबरा जाता है। मीरा गायब है, बिस्तर खाली है, दिल जोरों से धड़क रहा है। वह ट्रक से बाहर कूदता है और अंधेरे में उसे ढूंढने लगता है। उसका नाम पुकारता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक एक डरी हुई औरत उसकी तरफ भागती हुई आती है और उसे भागने के लिए चिल्लाती है। कंफ्यूज्ड होकर टॉम पूछने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, पागलों का एक ग्रुप उस पर हमला कर देता है। वे उसे काटते हैं जिससे एक तरह का इन्फेक्शन फैल जाता है। डरा हुआ टॉम मदद करने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी आंखों के सामने ही वह औरत ज़ॉम्बी बन जाती है। अब वही इन्फेक्टेड जीव टॉम की तरफ ध्यान देते हैं। उसे उनसे लड़ना पड़ता है और इस अफरा तफरी के बीच मीरा अचानक दिखाई देती है। डरी हुई लड़की देखती है कि उसका पिता उन मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है। टॉम उसे भागने के लिए चिल्लाता है और वह जंगल में और अंदर भाग जाती है जबकि वह ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वह अपनी ट्रक में वापस पहुंच जाता है और अंदर चढ़ जाता है। छत से उसे एक डरावना नजारा दिखता है। इन्फेक्टेड लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड उसे घेरे हुए हैं जो किसी भी कीमत पर अंदर घुसने के लिए थे। फिर कहानी कुछ दिन पहले की हो जाती है। टॉम ड्राइवे में अपनी ट्रक ठीक कर रहा होता है जबकि मीरा अपनी मां नाओमी से स्काउट कैंप में बिताए समय के बारे में बात कर रही होती है। वह गर्व से कहती है कि उसे बस अपनी आखिरी एक्टिविटी पूरी करनी है। टॉम मजाक उड़ाता है ये शिकायत करते हुए कि ऐसे कैंप के लिए पैसे क्यों दिए जहां बच्चे बेकार की चीजें करते हैं, कि वह ज्यादा अच्छी स्काउट नहीं है। मीरा को बुरा लगता है। मीरा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है जबकि नाओमी अपने पति पर गुस्सा होकर अपनी बेटी को दिलासा देने जाती है। उस शाम टॉम नाओमी से माफी मांगता है, ये मानते हुए कि उसे मीरा से उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। नाओमी उसे याद दिलाती है कि उनकी बेटी बड़ी हो रही है और उसे उसके साथ ज्यादा समय बिताने के लिए कहती है। टॉम मीरा को मूवी दिखाने ले जाने का सुझाव देता है लेकिन नाओमी सिर हिला देती है। वह चाहती है कि वे इसके बजाय कैंपिंग पर जाएं। पहले तो टॉम मना कर देता है क्योंकि उसके दोस्तों के साथ पहले से ही प्लान है, लेकिन नाओमी जोर देती है और उसे चेतावनी देती है कि अगर वह अभी मीरा के लिए समय नहीं निकालेगा तो बाद में मीरा भी उसके लिए समय नहीं निकालेगी। महसूस करके कि वह सही कह रही है, टॉम बेमन से मान जाता है। अगली सुबह बाप बेटे सड़क पर निकल पड़ते हैं। ड्राइव के दौरान टॉम बात शुरू करने की कोशिश करता है लेकिन मीरा उसे नजरअंदाज कर देती है। वह अपने फोन में बिजी रहती है। जब वे कैंप साइट पर पहुंचते हैं तो टॉम आराम से रहने के लिए सब कुछ सेट कर देता है और हकिंग या मछली पकड़ने का सुझाव देता है, लेकिन मीरा जो अभी भी अपनी स्क्रीन से चिपकी हुई है कहती है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह प्रकृति को देखने के बजाय गेम खेलना पसंद करेगी। आखिरकार वे जंगल में घूमने जाते हैं। टॉम को उम्मीद है कि साथ बिताया गया समय उन्हें फिर से करीब लाएगा, लेकिन 1 घंटे बाद मीरा कहती है कि वह थक गई है और घर जाना चाहती है। वह मानती है कि उसे उसके साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता। उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे यह भी कहती है कि उसे छोड़ दें ताकि वह अपनी पार्टी में जा सके। टॉम जोर देता है कि वह सच में उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन वह उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। आखिरकार वह एक समझौता करता है। वे एक रात रुकेंगे और अगर सुबह भी वह घर जाना चाहेगी तो वे चले जाएंगे। मीरा बेमन से मान जाती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं वह धीरे धीरे अपने आसपास के जंगल में दिलचस्पी दिखाने लगती है। अचानक मीरा इस बात के लिए माफी मांगती है कि वह लड़का पैदा नहीं हुई, यह सोचकर कि इसीलिए वे एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं रह पाते। टॉम उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, एक औरत आती है और उन्हें कैंप फायर के पास अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बुलाती है। टॉम और मीरा वहां जाते हैं और दूसरे कैंपर्स से मिलते हैं। दूसरे बच्चों के साथ बातें करना शुरू कर देती है और पहली बार ऐसा लगता है कि वह मजे कर रही है। उसी शाम वे अपनी ट्रक में लौट आते हैं। टॉम एक किताब पढ़ता है जबकि मीरा अपने फोन में स्क्रॉल करती रहती है। बारिश शुरू हो जाती है। उसे एक छोटे कछुए की चिंता होती है जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन टॉम उसे यकीन दिलाता है कि कछुओं को पानी बहुत पसंद होता है। फिर अचानक मीरा मान लेती है कि उसे वह लड़का पसंद है जिससे वह कैंप फायर के पास मिली थी, लेकिन उसे पक्का नहीं पता कि वह लड़का पसंद है जिससे वह कैंप फायर के पास मिली थी, लेकिन उसे पक्का नहीं पता कि वह लड़का भी उसे पसंद करता है या नहीं। उसकी ईमानदारी से हैरान होकर टॉम मुस्कुराता है और उसे कहता है कि अगर वह लड़का उसे पसंद नहीं करता तो वह उसके लायक नहीं है। थोड़ी देर बाद टॉम पक्का करने के लिए बाहर जाता है कि ट्रक बारिश से बचाने के लिए ठीक से बंद है, फिर सोने के लिए लेट जाता है। कहानी वापस अभी के समय में आती है। ज़ॉम्बीज ने ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया। टॉम छत पर चढ़कर मीरा को जोर जोर से आवाज लगाता है। घबराकर वह वापस अंदर आता है, अपनी बंदूक लोड करता है और लड़ने के लिए बाहर निकलता है। वह कुछ इन्फेक्टेड लोगों को मार गिराता है, लेकिन उसका गोला बारूद जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे ही वह ट्रक का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता, एक ज़ॉम्बी अपना हाथ अंदर डाल देता है। टॉम एक चाकू लेता है और उसे काट देता है। खुद को बचाने के लिए वह अपने हाथों और पैरों को तौलियों से लपेट लेता है, जो उसे काटने से बचाने का एकमात्र तरीका है। ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए ट्रक से एक सीढ़ी निकालता है और अपनी कार की ओर भागता है। मरे हुए हर तरफ से उसके पास आ रहे हैं। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। निराश होकर वह एक फ्लेयर गन लेता है और फायर करता है, जिससे एक और ज़ॉम्बी मर जाता है। फिर सीढ़ी का इस्तेमाल करके वह वापस ट्रक की छत पर चढ़
जाता है। इन्फेक्टेड लोग उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है और सीढ़ी भी नीचे गिरा देता है ताकि कोई दोबारा ऊपर ना चढ़ सके। थका हुआ और डरा हुआ टॉम मीरा को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन ट्रक के अंदर है, बस पहुंच से बाहर बज रहा है। आवाज अंधेरे में गूंजती है, जिससे उसकी निराशा और बढ़ जाती है। रात हो जाती है और पूरी तरह से थकर टॉम आखिरकार सो जाता है। वह मीरा के साथ आरों के नीचे लेटने का सपना देखता है, उसे आरों से रास्ता ढूंढना सिखाता है। अचानक सपने में ज़ॉम्बी उसे छीन लेते हैं और टॉम डर के मारे जाग जाता है। सुबह होते ही वह अपनी दूरबीन लेता है और इलाके को स्कैन करता है। अपनी बेटी को बेताबी से ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आती। निराश होकर वह एक नक्शा देखता है, जबकि बाहर मरे हुए लोग ट्रक पर लगातार हमला कर रहे हैं। वह रेडियो ऑन करता है और बुरी खबरें सुनता है। इन्फेक्शन का सोर्स अभी भी पता नहीं चला है, दवा बेकार है, बॉर्डर बंद है और देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अधिकारी सभी से घर के अंदर रहने का आग्रह करते हैं। ये वादा करते हैं कि मदद आ रही है, लेकिन यह साफ है कि कोई मदद नहीं आएगी। टॉम की हालत खराब है। उसने एक दिन पहले अपना खाना एक पेड़ पर लटका दिया था और तब से कुछ नहीं खाया है। भूख और थकान उस पर हावी हो रही है। अचानक एक ज़ॉम्बी ट्रक की खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है और उस पर हमला कर देता है। टॉम जो कुछ भी मिलता है उसे लड़ता है और आखिरकार उस जीव को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। वह टूटी हुई खिड़की को लकड़ी के टुकड़ों और कीलों से बंद कर देता है। वह रेडियो पर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। छत पर वापस चढ़कर वह फिर से जंगल को स्कैन करता है और आखिरकार मीरा को देख लेता है। वह जिंदा है, ट्रक से ज्यादा दूर नहीं है और ज़ॉम्बीज ने उसे अभी तक नहीं देखा है। जल्दी से टॉम एक टॉर्च का इस्तेमाल करके मोर्स कोड में उसे सिग्नल देना शुरू करता है। वह अपने चश्मे से रोशनी चमकाकर जवाब देती है। उसे बताती है कि वह डरी हुई है लेकिन सुरक्षित है। टॉम उसे छिपे रहने के लिए कहता है, लेकिन मीरा दोबारा मिलने के लिए बेताब होकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है। ज़ॉम्बियों का पूरा झुंड उसकी तरफ दौड़ता है। टॉम उसे भागने के लिए चिल्लाता है और खुद इन्फेक्टेड लोगों को दूर भगाने के लिए ट्रक से कूद जाता है। वे गोल्फ क्लब लहराते हुए उसकी तरफ टूट पड़ते। वह उनसे जोरदार लड़ाई करता है, लेकिन वे बहुत ज्यादा हैं। वह किसी तरह वापस छत पर चढ़कर खुद को बचाता है। उस रात वह किसी सिग्नल की उम्मीद में फिर से रेडियो चालू करता है। अचानक उस एक तेज ऊंची आवाज वाली बीप निकलती है, जो आसपास के सभी ज़ॉम्बियों को आवाज की तरफ खींच लेती है। वे पागल हो जाते हैं और ट्रक से टकराने लगते हैं। टॉम एक हथौड़ा पकड़ता है और उसे चुप कराने के लिए रेडियो तोड़ देता है। तेज बारिश में वह कुछ और जीवों से लड़ता है, लेकिन थकान के कारण उसे पूरी रात जागकर पहरा देना पड़ता है। जब सुबह होती है तो टॉम को कुछ डरावना दिखता है। एक ज़ॉम्बी के हाथ में मीरा का जैकेट है। निराशा से भरकर उसे लगता है कि उसकी बेटी अब नहीं रही। दुख उसे घेर लेता है। वह अपनी पिस्तौल निकालता है, यह महसूस करते हुए कि उसमें सिर्फ एक गोली बची है, और बंदूक अपने सिर पर रख लेता है। लेकिन आखिरी सेकंड में वह ऐसा नहीं कर पाता। अंदर से कुछ उसे बताता है कि वह अभी भी जिंदा है और उसे लड़ते रहना होगा। टॉम बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए कंटेनर रखता है और जितना हो सके उतना पानी पीता है। भूखा और कमजोर वह एक प्लान बनाता है। टूटे हुए कांच का इस्तेमाल करके वह छत के किनारों पर लाइन लगा देता है, ताकि जो भी ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा कट जाएगा और गिर जाएगा। अचानक उसे सड़क पर एक कार तेजी से जाती हुई दिखती है, जिसका पीछा ज़ॉम्बियों का झुंड कर रहा है। टॉम जोर जोर से चिल्लाकर ड्राइवर को बुलाता है, लेकिन कार एक पेड़ से टकरा जाती है। बिना सोचे समझे वह अपनी चाकू से ज़ॉम्बियों को काटे हुए उसकी तरफ दौड़ता है। वह मलबे तक पहुंचता है, ड्राइवर को बाहर निकालता है और दोनों मिलकर ट्रक की तरफ भागते हैं। टॉम अजनबी को छत पर खींच लेता है और कुछ देर के लिए वे सुरक्षित हो जाते हैं। वह आदमी कहता है कि वह एक पेट्रोलिंग ऑफिसर है। वह टॉम को बताता है कि दुनिया खत्म हो रही है, शहरों पर ज़ॉम्बियों का कब्जा हो गया है, कम्युनिकेशन खत्म हो गया है और अब सिर्फ जिंदा रहना ही बचा है। टॉम उसे मीरा की एक फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। वह आदमी कहता है नहीं। टॉम उसे ढूंढने में मदद के लिए गुजारिश करता है, लेकिन वह ऑफिसर मना कर देता है। इसके बजाय वह कहता है कि उन्हें आराम करना चाहिए और ताकत वापस पानी चाहिए। टॉम उसे अपना बचा हुआ खाना देता है और बताता है कि पास के एक पेड़ पर और भी सामान लटका हुआ है, जो उस आदमी को अजीब लगता है। टॉम उस पर मीरा को ढूंढने में मदद करने के लिए जोर डालता रहता है। आदमी आखिरकार मान जाता है और वादा करता है कि वे सूरज निकलने पर जाएंगे। लेकिन उस रात जब अजनबी सो रहा होता है तो टॉम उसका आईडी चेक करता है और एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। वह आदमी ऑफिसर है ही नहीं, एक धोखेबाज है जिसने किसी का बैच चुराया है। इससे पहले कि टॉम कुछ कर पाता, धोखेबाज जाग जाता है और हमला कर देता है। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वह आदमी टॉम पर हावी हो जाता है और उसके सिर पर तब तक मारता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। जब टॉम को होश आता है तो उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती। धोखेबाज उसे ट्रक से नीचे ज़ॉम्बी के झुंड में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। उसके पास है, वह एक हाथ आजाद करता है, कफ को उल्टा करता है और उन्हें हमलावर की कलाई पर लगा देता है। ज़ॉम्बी उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे नीचे खींच लेते हैं। उनका पोल इतना मजबूत है कि वह उसकी बांग को पूरी तरह से फाड़ देता है, यह जानते हुए कि वह वहां नहीं रह सकता। टॉम छत पर वापस चढ़ जाता है और दूर तक देखता है। एक दूर की पहाड़ी पर उसे धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। किसी ने आग लगाई है। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगती है, शायद मेरा वही हो। उस रात वह अपनी फ्लेयर गन और एक ट्रक की बैटरी लेता है और फिर कार की ओर दौड़ता है। झुंड उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। टॉम अंदर कूद जाता है और इस बार इंजन स्टार्ट हो जाता है। वह गैस पर जोर से पैर रखता है, लेकिन ज़ॉम्बी चारों तरफ से कार से चिपक जाते हैं। वह पेड़ से टकरा जाता है और फिर से घिर जाता है। जैसे ही मरे हुए लोग और करीब आते हैं, उसे ट्रक के पास एक गैस का कनस्तर दिखाई देता है। कोई और रास्ता ना देखकर टॉम अपनी फ्लेयर गन से उस पर फायर
फायर कर देता है। एक जबरदस्त धमाका जंगल में होता है और झुंड आग की लपटों में घिर जाता है। धमाके से जमीन हिल जाती है, आसपास सब कुछ जल जाता है, लेकिन टॉम चमत्कारिक रूप से बच जाता है। सूरज उगने पर चोटिल और मुश्किल से खड़ा हो पाता हुआ वह धुएं की संगीत और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है। हर कदम एक लड़ाई है, लेकिन मीरा को ढूंढने की उम्मीद उसे आगे बढ़ाती रहती है। आखिरकार ऊपर पहुंचकर वह उसे जिंदा और सुरक्षित देखता है। राहत से भरा हुआ टॉम उसकी ओर दौड़ता है। पिता और बेटी गले मिलते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उन सभी चीजों के बाद जो उन्होंने झेला है, डर, नुकसान, दर्द, वे आखिरकार फिर से एक साथ हैं। आखिर में उनका प्यार और जिंदा रहने की इच्छा उस बुरे सपने से ज्यादा मजबूत साबित होती है जिसने उन्हें घेर रखा था। तो बस इतना ही। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।